बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारी दूसरी क्लास है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स, जो कि क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं हम। ये है चैप्टर 2 ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक है बाय बहरोज़ फराउज़न। इसके चैप्टर 2 से ये मटेरियल्स हम कवर कर रहे हैं। इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है, हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे इंटीजर अरिथमेटिक, कंसंट्रेटिंग ऑन डिविजिबिलिटी एंड फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूजिंग Euclidean algorithm. To understand how the extended Euclidean algorithm can be used to solve linear Diophantine equation, linear congruence equation and to find the multiplicative inverse. इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडुलर अरिथमेटिक और मॉडुलर ऑपरेटर क्या है, जो कि एक्सटेंसिवली क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। और हम उसके बाद मैट्रिसेस और ऑपरेशंस, रेजिड्यू मैट्रिसेस पे किस तरह परफॉर्म करने हैं, ये भी क्रिप्टोग्राफी में एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, इसको स्टडी करेंगे। और हम किस तरह कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिकली इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंटीजर अरिथमेटिक set of integer. The set of integer denoted by z contains all integral number with no fractions from negative infinity to positive infinity. इसका set of integers का आपको ऑलरेडी पता है, आई होप। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं जो दो इनपुट्स लें और एक उसकी आउटपुट हो। बाइनरी ऑपरेशंस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इसके अंदर ऐड है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये वो ऑपरेशंस हैं जो दो इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट होती है। ये इनके एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल 5 + 9 को अगर हम दो इनपुट हैं 5 और 9, दोनों को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या था? 14, एक आउटपुट। डिवीजन ऑपरेशन जो है इन इंटीजर अरिथमेटिक, इफ वी डिवाइड a by n we can get two output, quotient and remainder. डिवीजन में हम जब एक नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो आउटपुट आती हैं, एक क्वोशेंट और एक रिमाइंडर। ये रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर इंटीजर्स कैन बी शोन एज a इज इक्वल टू q इंटू n प्लस r। ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 255 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारा ये क्वोशेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। कि ये जो चार वेरिएबल्स है, क्वोशेंट, ए और रिमाइंडर और एन, इसको हम इस तरह एक रिलेशनशिप बिटवीन इन चार वेरिएबल्स में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ए इज इक्वल टू क्यू इंटू एन प्लस आर। इंटीजर डिवीजन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक रिलेशन है, क्योंकि इसकी दो आउटपुट आते हैं। अगर हमारा ये जो a है, अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा क्वोशेंट भी नेगेटिव आएगा और रिमाइंडर भी नेगेटिव आएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू -255 है, n की वैल्यू 11 है, तो हमारे पास जो क्वोशेंट आएगा वो -23 आएगा और r जो है वो -2 आएगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये रिमाइंडर नेगेटिव ना आए बल्कि पॉजिटिव हो, इस चीज़ को इंश्योर अगर हम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? हम इस क्वोशेंट से एक माइनस कर दें और रिमाइंडर की वैल्यू में इस n की वैल्यू को ऐड करते हैं तो रिमाइंडर पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि ये -2 ना आए बल्कि पॉजिटिव हो रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे? -23 में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -24 बन जाएगा और r इज इक्वल टू -2 के अंदर इस n की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे +11 तो ये आंसर आ जाएगा 9, तो रिमाइंडर पॉजिटिव बन जाएगा और ये रिलेशंस होल्ड करेगा, ये वाला रिलेशंस होल्ड करेगा। डिविजिबिलिटी,
If a is not 0 and we get r is equal to 0 in the division relations, then a is equal to q into n. अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आए तो हम उसको कहते हैं कि n डिवाइड्स a। इसी तरह अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हम ये कहेंगे कि n डज नॉट डिवाइड a। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर आपका 0 आए तो n डिवाइड्स a, अगर रिमाइंडर ना 0 आए तो n डज नॉट डिवाइड a। फॉर एग्जांपल द इंटीजर 4 डिवाइड द इंटीजर 32। 4 जो है वो 32 को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इसको इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि 8 जो है वो 42 को इक्वली डिवाइड नहीं करता, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 नहीं आता, तो हम इसको इस तरह लिखें 8 डज नॉट डिवाइड 42। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन डिवाइड बोथ इंटीजर, यानी कि वो लार्जेस्ट इंटीजर है जो दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम GCD ऑफ 140 और 12 का निकालना चाहें तो ये वो तमाम इस सर्कल के अंदर वो तमाम इंटीजर हैं जो 140 को इक्वली डिवाइड करते हैं, और इस सर्कल के अंदर वो तमाम इंटीजर हैं जो 12 को इक्वली डिवाइड करते हैं। ये वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो दोनों 140 और 12 को इक्वली डिवाइड करते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो होगा GCD। इस केस के अंदर 4 है, तो 4 इज द GCD ऑफ 140 एंड 12। अगर हमारे पास नंबर स्मॉल हो तो हम GCD आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम बहुत बड़े बड़े नंबरों से प्ले करते हैं, तो इसलिए GCD निकालने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम होना चाहिए। GCD निकालने के लिए एक एल्गोरिदम है एक्सटेंडेड जो GCD निकालने के लिए जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, इसके अंदर हम आइट्रेशंस में इसको फाइंड आउट करते हैं GCD को। अगर हम GCD निकालना चाह रहे हैं A और B का, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स R1 को A से इनिशियलाइज़ करेंगे, R2 को B से इनिशियलाइज़ करेंगे, और हम रिमाइंडर उसका निकाल लेंगे, यानी कि A को B से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो R की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में R2 की वैल्यू R1 बन जाएगी और R की वैल्यू R2 बन जाएगी, और इन दोनों को देख के फिर हम R निकालेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ये तब तक चलेंगे जब R2 बिकम्स 0। जब R2 0 हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे, और R1 की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली O और B का GCD होगा। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ये है कि व्हेन GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, अगर GCD A और B का 1 हो तो हम ये कहते हैं कि A और B एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम है, यानी कि A जो है वो B के हिसाब से प्राइम है और B जो है वो A के हिसाब से प्राइम है। ये एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2740 एंड 1760। हमने सबसे पहले R1 को इनिशियलाइज़ किया A से, R2 को इनिशियलाइज़ किया B से, इसको हमने डिवाइड किया इसके साथ, तो हमारा जो क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 980। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो वैल्यू है ये R1 की वैल्यू बन गई और ये वाली R2 बन गई। इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने क्या किया, R2 की वैल्यू R1 बन गई और R की वैल्यू R2 बन गई, और अगेन वही प्रोसेस किया, रिमाइंडर निकाला। इस तरह हम करते चले गए, जब ये वैल्यू 0 हो गई तब हमने स्टॉप कर दिया। अब GCD जो निकला A और B का वो है 20, तो GCD ऑफ 2740 एंड 1760 इज 20। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें GCD आपका 5 निकला है।
एक्सटेंडेड एक्लियोडियन एल्गोरिदम जो है वो एक्लियोडियन एल्गोरिदम को हमने एक्सटेंड किया है। ये बेसिकली दो मज़ीद वेरिएबल्स की वैल्यू देता है एस और टी को, टी की सच दैट एस इंटू ए प्लस टी इंटू बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए एंड बी। एक्सटेंडेड एक्लियोडियन एल्गोरिदम से हम ना सिर्फ जीसीडी निकालते हैं बल्कि एस और टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एस और टी की वो वैल्यू जो इस इक्वेशंस को होल्ड करती है। ये भी एक्सटेंडेड एक्लियोडियन एल्गोरिदम की तरह का ही एक आइटरेटिव प्रोसेस है। इसके अंदर हम R1 को इनिशियलाइज करते हैं A से, R2 को B से, S1 को 1 से और S2 को 0 से, T1 को 0 से और T2 को 1 से पहले फर्स्ट आइट्रेशन पे हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम इन R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? A को B से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो R हो जाएगा। S की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? S की वैल्यू हम निकालेंगे S1 माइनस Q इंटू S2 इस इक्वेशन के जरिए। S1 माइनस Q इंटू S2। S1 क्या है? 1 की वैल्यू होगी, S2 है 0 और Q R1 को R2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो हम Q की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हमारी S की वैल्यू निकल आएगी। T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। T इज इक्वल टू T1 माइनस Q इंटू T2। T1 की वैल्यू ये वाली और T2 की वैल्यू ये वाली और Q जो हम R1 को डिवाइड करते हैं R2 से, जो क्वोशंट निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में R2 R1 बन जाएगा और जो R हमारी वैल्यू होगी वो R2 बन जाएगी। S2 की वैल्यू S1 बन जाएगी, S की वैल्यू S2 बन जाएगी, T2 की वैल्यू जो है वो T1 बन जाएगी और T की वैल्यू T2 बन जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में अगेन हम R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगेन इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक हमारा R2 0 नहीं बन जाता। जब R2 0 हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। तो R1 की वैल्यू क्या होगा? GCD ऑफ A एंड B। S की वैल्यू क्या होगी? S1 ये वाली वैल्यू और T की वैल्यू क्या होगी? T1 की वैल्यू। ये हमारा T की वैल्यू निकल आएगी। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा A की वैल्यू 161 और B की 28 तो हमने GCD और S और T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले R1 को इनिशियलाइज करेंगे 161 से और B को R2 से इनिशियलाइज करेंगे 28, S1 को 1 से, S2 को 0 से, T1 को 0 से और T2 को 1 से। अब हम निकालते हैं R की वैल्यू, S की वैल्यू और T की वैल्यू। R की वैल्यू कैसे निकलेगी? 161 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 21। ये 21 जो है R की वैल्यू बन जाएगी। S1 की वैल्यू निकालनी है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, S इक्वल टू S1 माइनस Q इंटू S2। S1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस Q की वैल्यू क्या है? 5, S2 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हमारा S क्या बन जाएगा? 1। इसी तरह हम T की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशंस के थ्रू। T1 हमारा 0 है माइनस Q हमारा 5 है और T2 की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये -5 बन जाएगा T। नेक्स्ट आइट्रेशन में R2 की वैल्यू R1 बन गई, R की वैल्यू R2 बन गई, S2 की वैल्यू S1 बन गई, S की वैल्यू S2 बन गई, T2 की वैल्यू T1 बन गई, T की वैल्यू T2 बन गई। अब इस आइट्रेशंस के लिए हम R, S और T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। इसी तरह हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। जब ये R2 0 बन गया तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो R1 की वैल्यू GCD बन जाएगी
यानी कि GCD ऑफ 161 और 28 का क्या है 7, S की वैल्यू -1 और T की वैल्यू 6। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस क्या है? एन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c इज कॉल्ड लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस कहते हैं। अब इस इक्वेशंस को अगर हमने सॉल्व करना है तो किस तरह करेंगे? ये जो इक्वेशन इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन जो इस फॉर्म में है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? हम सबसे पहले GCD निकालेंगे ए और बी का। इस ए और बी का हम GCD निकालेंगे। अगर वो GCD जो D है, इफ D डज नॉट डिवाइड C, अगर वो D जो है वो C को इक्वली डिवाइड नहीं करता यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इफ D डिवाइड C देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इक्वली डिवाइड करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जिसके अंदर इस केस के अंदर पार्टिकल सॉल्यूशन होगा x0 इज इक्वल टू C ओवर D इंटू S एंड y0 इज इक्वल टू C ओवर D इंटू T। C और D की ये वैल्यू, C और D की ये वैल्यू। जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू x0 प्लस K इंटू D ओवर D एंड y इज इक्वल टू y0 माइनस K इंटू A ओवर D वेयर K इज एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशंस है इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। 21x प्लस 14y इज इक्वल टू 35। ये अब इस फॉर्म में है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम GCD निकालेंगे किसका 21 का और 14 का, जो कि 7 है। यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम s की वैल्यू ये जो 7 है s की वैल्यू हमारी 1 आएगी और t की वैल्यू -1 आएगी। ये जो 7 है ये इक्वली डिवाइड करता है c को 35 को, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आता है। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन के थ्रू x0 इज इक्वल टू C ओवर D ओवर S। इस केस के अंदर C की वैल्यू क्या है 35, D हमारा निकला 7, S की वैल्यू हमारी आएगी 1 यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और y0 की वैल्यू C ओवर D इंटू T। तो ये हमारा आ जाएगा x0 की वैल्यू। जब इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे इनके अंदर तो हमारा ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन x0 आ जाएगा 5 और y0 आ जाएगा -5। जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5 प्लस k इंटू 2 एंड y इज इक्वल टू -k इंटू 3। मॉड्यूलर अरिथमेटिक डिवीजन ऑपरेशंस के अंदर जो डिवीजन रिलेशन था उसके अंदर हमारी दो आउटपुट आती थी, कोशेंट और रिमाइंडर। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हम सिर्फ एक आउटपुट के अंदर इंटरेस्टेड हैं जो कि रिमाइंडर है। इसके अंदर मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हमें कोशेंट नहीं चाहिए होता, हम सिर्फ रिमाइंडर को इस्तेमाल करते हैं। दी मॉडुलो ऑपरेटर क्या चीज़ है? दी मॉडुलो ऑपरेटर इज शोन एज मोड। मॉडुलो जिस तरह हम बाय एडिशंस का ऑपरेटर है प्लस का साइन, इसी तरह सब्ट्रैक्शंस का एक साइन है, मल्टीप्लिकेशन का एक साइन है। तो मॉडुलो को हम मॉडुलो ऑपरेशंस को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम मॉड के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, MOD मॉड। द सेकेंड इनपुट डिवाइज़र n इज कॉल्ड द मॉडुलस, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। द आउटपुट r इज कॉल्ड द रेजिड्यू। इसके अंदर मॉडुलो ऑपरेटर के अंदर दो इनपुट हैं a और n। a डिवाइडेंड जिसको डिवाइड करना है और n जिससे डिवाइड करना है, और इसकी एक आउटपुट आएगी रिमाइंडर जो कि नॉन नेगेटिव होगी। अगर रिमाइंडर आपका नेगेटिव आए तो हमने उसको नॉन नेगेटिव करना है। किस तरह करना है? तो इस r की वैल्यूज़ के अंदर n को हमने ऐड कर देना है।
ये एग्जांपल है, फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन 27 मॉड 5 हमने निकालना है। तो हम 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। इस केस के अंदर हमारा रिमाइंडर आएगा 2। इसी तरह इसके अंदर 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसी तरह -18 मॉड 14 करें, अगर हमने फाइंड आउट करना है तो -18 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा -4। ये अब -4 आया है तो इसको हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे कि हम -4 के अंदर 14 को ऐड कर देंगे, मॉडुलस को जो मॉड है ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10। इसी तरह -7 को -7 मॉड 10 फाइंड आउट करना है तो अगर हम -7 को डिवाइड करें 10 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा -7। इस -7 को हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, -7 के अंदर इस 10 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। मॉडुलस ऑपरेशंस के अंदर जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यूज़ हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं बाय एडिंग दी मॉड वैल्यू। सेट ऑफ रेजिड्यू क्या है, द मॉडुलो ऑपरेशन क्रिएट ए सेट which in modular arithmetic is referred to as the set of least residue modulo n or Zn। मॉडुलो ऑपरेशन जो है वो एक सेट बनाता है, यानी कि जो अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो जो वैल्यूज़ पॉसिबल रिमाइंडर की आ सकती हैं उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ रेजिड्यू। अगर फॉर एग्जांपल Zn है, Zn सेट, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो या 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, अप टू n-1 तक आ सकती है। Z2 का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो या 0 आएगी या 1 आ सकती है। इसी तरह Z6 जो है, Z6 का मतलब यह है कि किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5। इसी तरह ये G11 का सेट है, सेट ऑफ रेजिड्यू, यानी कि 11 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा मॉड का, रिमाइंडर का, वो इनमें से ही कोई एक वैल्यू होगी। तो ये क्या है, सेट ऑफ रेजिड्यू। बाइनरी ऑपरेशन इन Zn, जिस तरह हमने इंटीजर अरिथमेटिक के अंदर बाइनरी ऑपरेशन देखे इसी तरह हम Zn के अंदर भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन वही हैं, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर यह है कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हम मॉड लेंगे। ऑपरेशन a+b मॉड n, a-b मॉड n, a+a मल्टीप्लाई b मॉड n। ये सिंपल आपके हैं, एग्जांपल्स हैं, सिंपल हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन Zn, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a+b मॉड n करते हैं तो चाहे हम इनको दोनों को ऐड करके मॉड ले लें या पहले a का मॉड ले लें फिर b का मॉड ले लें, पहले एक a मॉड n लें और फिर b मॉड n लें, दोनों को ऐड करें और फिर दोबारा मॉड n लें तो ये आंसर सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज a-b मॉड n इक्वल्स a मॉड n माइनस b मॉड n, और इसका जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा मॉड n अप्लाई करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी a इंटू b मॉड n, a मॉड n इंटू b मॉड n, इनका जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा मॉड n लेंगे तो रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ डायग्राम के ज़रिए उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म किया ए और बी के ऊपर,
और उसके बाद मॉड अप्लाई किया। इसके अंदर क्या है, पहले ए के ऊपर मॉड अप्लाई किया यूजिंग मॉड एन, और फिर बी के ऊपर मॉड एन किया, उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आया उसके ऊपर दोबारा मॉड एन अप्लाई किया। ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये है, द फॉलोइंग शोज द एप्लीकेशंस ऑफ द अबव प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस मॉड 11। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर मॉड अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मॉड 11 अप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका मॉड 11 लेंगे तो 9 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 जो है वो 11 से बड़ा है, तो हम दोबारा मॉड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी प्रॉपर्टीज है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हम इन्वर्स भी फाइंड आउट करते हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है, इन जी एंड टू नंबर्स a and b are additive inverse of each other if a plus b congruent 0। अगर दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर 0 आए तो हम कहते हैं कि a और b जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इन जी एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ a कैन बी कैलकुलेटेड एज b इज इक्वल टू n माइनस a, यानी कि किसी एक नंबर का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है इन जी एन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n माइनस ए के जरिए, इस फार्मूले के थ्रू। नोट दैट इन जी एन ईच नंबर हैज एडिटिव इन्वर्स एंड इन्वर्स इज यूनिक। आप ये देखें, जी एन के अंदर हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है। इन्वर्स ऑफ द नंबर मे बी द नंबर इटसेल्फ। इन्वर्स किसी एक नंबर का इन्वर्स जो है वो खुद भी अपने आप का इन्वर्स हो सकता है। एडिटिव इन्वर्स आर रेसिप्रोकल, मीनिंग दैट इफ ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज देन बी इज आल्सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। अगर ए जो है वो बी का एडिटिव इन्वर्स है तो बी जो है वो ए का एडिटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दो नंबर ए और बी कब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, अगर हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आए 1, तो हम कहेंगे कि ए जो है, ए और बी आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इन जी एन एन इंटीजर मे और मे नॉट हैव ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जी एन के अंदर लाजमी नहीं है कि हर इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। कुछ नंबर का एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एन इंटीजर ए will only have n multiplicative inverse if and only if GCD of n and a is equal to 1। अब किन नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी एन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ उन्हीं नंबर का एग्जिस्ट करेगा अगर GCD ऑफ n और उस नंबर जिसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है उसका GCD 1 के बराबर हो। अगर ये GCD n और a 1 ना आए तो इसका मतलब यह है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इन जी एन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8 इन 10। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस एग्जांपल के अंदर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 10 का। अब 8 और 10 का GCD अगर हम देखें तो GCD आएगा 2 जो कि 1 नहीं है, लिहाजा 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड ऑल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इन Z10। Z10 के अंदर किस किस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ उन्हीं नंबर के एग्जिस्ट करेंगे जिनका 10 के साथ GCD 1 आएगा। वो कौन कौन से नंबर हैं, 1 का 1 GCD ऑफ 1 और 10 का 1 आएगा। 3 और 10 का GCD क्या है, 1 आएगा, तो 3 का भी एग्जिस्ट करता है। 7 का 7 और 10 का GCD 1 आएगा तो 7 का भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह 9 का भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 9 और 10 का GCD 1 है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये हम
यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के साथ हम इसका फाइंड आउट करते हैं, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। The number 0, 2, 4, 5, 6 and 8 do not have a multiplicative inverse। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स का GCD 10 के हिसाब से 1 नहीं है, लिहाजा 0, 2, 4, 5, 6 and 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इन Z10। फाइंड ऑल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस पेयर्स इन Z11। अब Z11 के अंदर किस किस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हर उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन Z11 जिसका 11 के साथ GCD 1 होगा। 11 क्योंकि प्राइम नंबर है तो लिहाजा हर 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं इन Z11 उनका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का किसी भी दूसरे नंबर के साथ GCD हमेशा 1 होगा। The extended Euclidean algorithm finds the multiplicative inverse of b in Zn when n and b are given। जब n और b हमारा नॉन हो और GCD n और b इज इक्वल टू 1 हो तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b का फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं। The multiplicative inverse of b is the value of t after being mapped to Zn। ये देखिए, ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के जरिए, ये वही है जो हमने पीछे देखा था। इसके अंदर हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है b का इन Zn। तो हम सबसे पहले R1 को इनिशियलाइज करेंगे n के साथ, R2 को इनिशियलाइज करेंगे b के साथ, T1 को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ और T2 को इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। उसके बाद हम R और T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? R1 को डिवाइड करेंगे R2 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। T की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशंस के थ्रू T1 T इज इक्वल टू T1 माइनस Q इंटू T2। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। कब तक चलेंगे? जब तक R2 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा GCD जो होगा, GCD ऑफ n और b R1 की वैल्यू आएगी और इनवर्स क्या आएगा? इफ R1 इज इक्वल टू 1, अगर R1 की वैल्यू 1 होगी तो हमारा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो T1 की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके अंदर R1 हम फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11 इन Z26। इस एग्जांपल्स के अंदर b की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 26 है। हमने R1 को इनिशियलाइज किया 26 से, R2 को इनिशियलाइज किया 11 से, T1 को इनिशियलाइज किया 0 से, T2 को इनिशियलाइज किया 1 से। 26 को जब 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4 और क्वोशंट आएगा 2। उससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे उसी इक्वेशंस के थ्रू। t इज इक्वल टू T1 माइनस Q इंटू T2 से -2 आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम आगे चलते गए जब तक उस वक्त तक चलाया हमने इस प्रोसेस को जब तक R2 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब R की वैल्यू 0 हो गई तो हमने देखा इसका GCD क्या है? 1। इसका मतलब ये है कि 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन Z26 और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या है? -7। -7 क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव किस तरह करते हैं? इस -7 के अंदर हम 26 की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। इस एग्जांपल्स के अंदर देखें, जब हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम लगाया तो यहाँ पे हमारा GCD निकला 2, 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन Z26 एग्जिस्ट नहीं करता।
जी एन क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू n-1। जी एन स्टार का क्या मतलब है? सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू n-1 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जी पी का क्या मतलब है? कि सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू p-1, p फॉर प्राइम। जी पी स्टार का मतलब यह है कि उन तमाम सेट का नंबर, ब्लैक कलर का चार्जर मोबाइल का, उन तमाम सेट का नंबर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। We need to use Gn when additive inverses are needed. We need to use Gn star when multiplicative inverses are needed. G6 का क्या मतलब है? 0 to 5 तक के तमाम इंटीजर्स। जबकि G6 स्टार का क्या मतलब है? सिर्फ वही नंबर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो कौन कौन से हैं? वो नंबर जिनका GCD 6 के हिसाब से 1 हो। वो कौन कौन से नंबर हैं? 1 और 5। G7 का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू 6। G7 स्टार का क्या मतलब है? कि इन सेट से सिर्फ वही नंबर आएंगे जिनका GCD 7 के हिसाब से 1 हो, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 5 6 आएगा। G10 नंबर फ्रॉम 0 टू 9। G10 स्टार सिर्फ वही नंबर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू 10 से। Matrices in cryptography, we need to handle matrices, so we briefly review of matrices for the study of cryptography. Matrices का आपको पता है तो मैट्रिक्स क्या है? A matrix of size L into M have L rows and M columns. ये एग्जांपल है, ये आपकी रो मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ आपका एक रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपका सिर्फ एक कॉलम है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स है, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑपरेशंस आपको मैट्रिसेस के ऊपर आई होप के परफॉर्म करने आते हैं। सिंपल हैं, एडिशन, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और ये मल्टीप्लिकेशन है। ये दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है इसका भी आपको आई होप के पता है। और ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस है। ये सिंपल जो हम पहली क्लास से करते आए हैं, ये सिंपल वही चीज़ें हैं। जस्ट टू कम्प्लीट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस ये स्लाइड्स ऐड की गई हैं। डिटर्मिनेंट भी आपको मैट्रिक्स का निकालना आता है। ये 2x2 का एक एग्जांपल है। ये वाली डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, फॉर एग्जांपल इसका ये एक मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -20 और 20। ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिसेस का ही एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हों। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम टिपिकली यूज़ करते हैं रेजिड्यू मैट्रिसेस। रेजिड्यू मैट्रिसेस क्या है? वो मैट्रिसेस हैं। क्रिप्टोग्राफी यूजेस रेजिड्यू मैट्रिसेस वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इन Gn, जिसके तमाम एलिमेंट्स Gn के मेंबर हों। ऑल मैट्रिक्स ऑपरेशन और रेजिड्यू मैट्रिक्स आर सेम एज एन इंटीजर मैट्रिसेस बट यूजिंग मॉडुलर अरिथमेटिक। यानी कि वो तमाम ऑपरेशन जो सिंपल मैट्रिसेस के अंदर आप परफॉर्म करते हैं वो आप रेजिड्यू मैट्रिसेस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मॉड अप्लाई करना है उसके ऊपर। A residue matrix A in Gn has multiplicative inverse if the determinant of A has multiplicative inverse in Gn। किसी भी रेजिड्यू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर उसका डिटर्मिनेंट जो निकलेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो इन Gn। इट मीन्स A has a multiplicative inverse if GCD of determinant of A
एंड n इज इक्वल टू 1। ये एक एग्जांपल है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेसिड्यू मैट्रिक्स ए इन Z26 हैविंग डिटर्मिनेंट 21 विल एग्जिस्ट। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट है 21, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इन Z26, क्योंकि GCD ऑफ 21 और 26 जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 हो तो उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 और 26 का GCD जो है वो 2 निकलेगा। वी कैन फाइंड मैट्रिक्स A इनवर्स सच दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक एग्जांपल है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 5 इंटू 3 15 माइनस 8 इंटू 17 जो कि 136 मॉड 26। हम ये निकाल रहे हैं Z26 के अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस 121 मॉड 26 इक्वल टू माइनस 17 मॉड 26। अब माइनस 17 को ये नेगेटिव आया है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस 17 के अंदर 26 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब 9 का जो है 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है Z26 के अंदर। क्यों, क्योंकि 9 और 26 का GCD 1 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे और इनका नेगेटिव साइन कर देंगे। तो ये सिंपल एक तरीका है, इससे आप समझ लेंगे कि कैसे ए का इनवर्स निकालते हैं। लीनियर congruence equations, cryptography often involves solving an equation or a set of equations of one or more variables with coefficient in Zn. This section shows how to solve equations when the power of each variable is 1. इसके अंदर अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंगल वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस और सेट ऑफ सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं इन Zn मॉड के जरिए। Equations, single variable linear equations of the form ax congruent b mod n might have no solution or a limited number of solution. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, GCD निकालेंगे a और n का d। अगर तो वो d जो है GCD की वैल्यू b को इक्वली डिवाइड ना करे, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आए, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इक्वली डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि d सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब वो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे रिड्यूस द इक्वेशंस बाय डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस इंक्लूडिंग द मॉडुलस बाय d। हम पूरी इक्वेशंस को d से डिवाइड कर देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द रिड्यूस्ड इक्वेशंस बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशंस x नॉट। उसके बाद हम a के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी x नॉट की वैल्यू निकल आएगी। जनरल सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a इंटू n ओवर d। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशंस 10x congruent to mod 15। फर्स्ट वी फाइंड GCD ऑफ 10 एंड 15। 10 और 15 का जो GCD निकलेगा वो है 5। अब 5 जो आया है, सिंस 5 जो है वो 5 डज नॉट डिवाइड 2, इस 2 को डिवाइड नहीं करता, सो वी हैव नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशंस के अंदर क्या है, 14x कॉन्ग्रुएंट 12 mod 18। इसके अंदर सबसे पहले हम GCD निकालेंगे, किसका 14 का और 18 का।
14 और 18 का निकालेंगे। 14 और 18 का जो जीसीडी निकलेगा वो क्या आएगा, 2 निकलेगा। 2 जो है वो इक्वली डिवाइड करता है 12 को, लिहाजा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब वो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। वो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशंस को जो जीसीडी निकला है जो कि इस केस के अंदर 2 है, उस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड किया तो ये 14 डिवाइडेड बाई 2 7x आ गया, कॉन्ग्रेंट 6 आ गया, मोड n। 18 को 2 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया। पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हम 7 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। x इजिकल टू 6 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मोड n। अब हम 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे मोड n में, तो ये हमारा निकलेगा 4 यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इस 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 24 आ गया। 24 मोड 9 जो है वो आपका 6 आ गया। तो ये हमारी x0 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई x0 प्लस 1 इंटू 18/2 इजिकल टू 50। इसी तरह ये है सॉल्व द इक्वेशंस 3x प्लस 4 कॉन्ग्रेंट 6 मोड 13। अब ये जो इक्वेशन है वो ax इस फॉर्म में नहीं है, ax कॉन्ग्रेंट b मॉड n की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, इस 4 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वी ऐड -4 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 टू बोथ साइड्स विच गिव्स 3x मॉड 2 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड 13। अब 3 और 13 का जो जीसीडी है वो 1 आएगा। सो इक्वेशन हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन, क्योंकि ये जो 1 है ये इक्वली डिवाइड करता है किसको, 2 को। तो सिंपल तरीके से हम जिस तरह ये इक्वेशन सॉल्व की है इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वी कैन आल्सो सॉल्व ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द सेम मॉडुलस इफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज इनवर्टिबल। यानी कि अगर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये लीनियर इक्वेशंस है तो आपको पता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। इस तरह हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इजिकल टू b। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये सॉल्यूशंस निकल आएगा। ये एक एग्जांपल है जो कि आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। मज़ीद डिटेल समझने के लिए बेटा एक बार याद रखिएगा कि बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक पढ़ने के बगैर और सिर्फ अगर आप ये समझें कि वीडियो लेक्चर्स देख के आपको समझ आ जाएगी तो नहीं आएगी। वीडियो लेक्चर देखें, उससे कुछ आइडिया होगा, उसके बाद आप बुक्स को स्टडी करें। चैप्टर मैंने बता दिया है कि किस चैप्टर से लिया गया है, ये कौन सी बुक से ये कवर किया गया है। उस चैप्टर को ज़रूर रीड करें ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। अल्लाह हाफिज़।